जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री के सिर्फ वही डेट्स नोट किए गए हैं जिनको कम से कम 2 बार या 2 बार से ज़्यादा परीक्षा में पूछा गया है। सिर्फ वही डेट्स हैं, तो यानी ये 2 बार 3 बार पूछे गए हैं तो इम्पोर्टेंट भी हैं। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के सारे डेट्स हैं, राइट। मॉडर्न हिस्ट्री के वही डेट्स हैं, सारे नहीं हैं, सिर्फ वही जिनको 2 से 3 बार पूछा। अच्छा ठीक, एक आप लोगों से मैं बात शेयर करना चाहता हूँ। स्ट्रैटेजी जो आप लोगों की है, अगले देखिए 22 से 24 दिन रह गए हैं। 22 से 24 दिन रह गए हैं परीक्षा में। अब आप लोग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ठीक, जो मैंने 60 से लेकर के 80 टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कराए हैं, जहाँ से नए क्वेश्चन कम से कम आप लोगों को 20 से 25 मिल जाएंगे। ठीक है, नए क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि मैंने टॉपिक चुन चुन के मैंने कराया है। एक टॉपिक इधर उधर से कहीं पे रखा हुआ नहीं था, वो मैंने बिटोर बिटोर करके आप कह सकते हैं एक एक जगह से। यहाँ से प्रश्न आ रहा है, यहाँ से प्रश्न आ रहा है, यहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से प्रश्न आ रहा है। चाहे वो लूसेंट से प्रश्न बने हो, चाहे वो लक्ष्मीकांत से प्रश्न बने हो, चाहे जहाँ से मैं अलग अलग जगह से आप लोगों के लिए मैं इकट्ठे करके। ठीक, इसका टारगेट यही था कि नए क्वेश्चन के लिए इतने टॉपिक करा दीजिए, 70-75 टॉपिक, जहाँ से आप लोगों को क्या मिल हो जाए, 20-25 नए प्रश्न वहाँ से आप लोगों को मिल जाए। ठीक, और दूसरी चीज इसके अलावा, अब देखिए, सबसे पहले आप लोग पॉलिटी इसको कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले पॉलिटी को कंप्लीट कीजिए। पॉलिटी का क्या, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू बड़ी फेमस बुक है, नाम नहीं लूंगा नहीं तो आप लोग कहेंगे कि अरे कमीशन मिशन मिल गया क्या लग रहा है। चैप्टर वाइज है, जो भी किताब चैप्टर वाइज है उसको पीवाईक्यू कर डालिए उसका। ठीक ना। फिर उसके बाद, इसके बाद कम से कम यहाँ से मिलेंगे आपको 20 से 22 प्रश्न। इसके बाद एनवायरनमेंट, बहुत इजी सेक्शन है, यहाँ से मिलेंगे आप लोग को 10 से 12 प्रश्न। इसके बाद इकोनॉमी, यहाँ से मिलेंगे आपको 10 से 12 प्रश्न। फिर उसके बाद बायोलॉजी, जो बहुत इजी इजी है, 10 से 12 प्रश्न। ठीक ना। तो और फिर उसके बाद करंट अफेयर, यहाँ से मिल जाएंगे, करंट अफेयर से आपको मिल जाएंगे लगभग 30 प्रश्न। तो यहाँ से कम 25 आप निकालिए, 22 से 25 आप निकाल लीजिए, और ये सब रिपीटेड है। तो इतना भी अगर आप कर लेते हैं, इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन के काफ़ी करीब पहुँच। ठीक ना, सिलेक्शन के काफ़ी करीब पहुँच जाए, इतना ही कर लीजिए। ठीक ना। और फिर जब पेपर दे के आइएगा तो मेरी ये वाली क्लास खोल लीजिएगा, कहिएगा सर आपने कहा था, आपकी बात गलत नहीं। ठीक है, तो वो कर लीजिए, ये क्लासेस कर लीजिए। देखिए, पॉलिटी से आप ऐसे जोड़ लीजिए ना, पॉलिटी से 20 प्रश्न, करंट अफेयर से अगर आप 20 ही निकाल पाते हैं तो 40 हो गया। पूरे टॉपिक वाले सीरीज कर रखे हैं, मैं मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मिनिमम आपको 15 ही मिले, तो आप 55 पहुँच गए। कितने पहुँच गया? 55। आप इतने से ही 55 तक आप पहुँच, करंट पॉलिटी और ये वाली सीरीज से आप 55 पहुँच। ठीक, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन ईजी आते हैं, +10 कर लीजिए, 65 पहुँच गए। अब बाकी पूरे पेपर में से आप 25 क्वेश्चन निकाल लीजिए, 25 क्वेश्चन निकाल दिया बस। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं आप। और मैंने जानबूझ के ये स्ट्रेटजी वाली बात जो है थंबनेल में मैंने नहीं लिखी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई फालतू बच्चे आकर के ये देखें। मैं नहीं चाहता हूँ वो लोग मेरी क्लास भी करें। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मेरी क्लास करें, फालतू बच्चों के लिए मैं मेहनत नहीं कर। ठीक ना। मार्केट में बहुत सारी बनी बनाई चीज़ है, मैं स्कैन करके पीडीएफ बना के या फिर किसी भी तरह से करके मैं आप लोगों को पढ़ा सकता था। हाँ, आप लोगों ने एक देखा होगा, आजकल स्थिति यही है कि एक कुआं रहता है ऐसे। ठीक है, क्या रहता है, मेरी आर्ट बहुत कमज़ोर है, नाले से पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये मान लिए इतना पानी भरा है। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसमें यहाँ तक पानी है, कोई इसमें जो आदमी है वो डूब गया है। ठीक है,
तो इसमें आदमी जो गिर गया है। आजकल स्थिति ये है कि यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है। एक मैं इमेज देखा था कि यहाँ पे एक आदमी बैठा हो, इसको अपना हाथ दे रहा है। इसको क्या कर रहा है, अपना हाथ दे रहा है पकड़ने के लिए। और यहाँ पे सीढ़ी रखी हुई है, यहाँ पे सीढ़ी रखी हुई है, यहीं पे जो है रस्सी रखी हुई है। ठीक है, यहीं पे रस्सी रखी हुई है, यहीं पे सीढ़ी रखी हुई है। ये अपना हाथ दे रहा है, लो मेरा हाथ पकड़ो पकड़ो। और इसका हाथ यहीं तक पहुंच रहा है और ये हाथ उठा रहा है तो यहाँ तक पहुंच रहा है। इन दोनों का हाथ मिल ही नहीं पा रहा है कि बाहर निकले। समझ रहे, ये वाली इमेज बहुत सारे लोग देखे होंगे। तो आजकल आदमी इसी तरह से मदद कर रहा है। ठीक, तो ऐसे मदद करने वाले लोगों से बचें, ऐसे मदद करने वाले दोस्तों से बचें, ऐसे मदद करने वाले शिक्षकों से बचें। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि वही डेट सिर्फ है जो 2 बार से अधिक पूछे गए हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, सिर्फ वही डेट्स हैं, तो सारे डेट्स यहाँ पे नहीं है। वही है कि जो आप आसानी से याद कर लें और जिनके फंसने की संभावना, एग्जाम में लड़ने की संभावना सबसे ज़्यादा है। खासी विद्रोह, खासी विद्रोह कब हुआ था, 1829 में। कब हुआ था, 1829 में। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह 1800। कब हुआ अहोम विद्रोह, 1828 में। ठीक ना, तो अहोम विद्रोह पहले हुआ 1828 में, फिर हुआ खासी विद्रोह कब हुआ, 1829 में। उसके बाद फिर हुआ कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ, 1831 में हुआ। कोल विद्रोह 1831 में। उसके बाद क्या होता है, चीन के साथ जो है व्यापार समाप्त कर दिए जाते हैं कंपनी के और चाय के, 1813 में। ठीक ना, फिर उसका 1833 में पूरी तरह से व्यापार समाप्त कर दिए जाते हैं। 1855 में संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह 1855। बक्सर का युद्ध कब होता है, 1700। अच्छा, प्लासी का कब होता है, प्लासी का युद्ध कब होता है, कमेंट में आप लोग बताइए तो। कब होता है, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। फिर उसके बाद बक्सर का 1764 में। और इलाहाबाद की संधि किस में होती है, इलाहाबाद की संधि कब होती है, इलाहाबाद की संधि कब होती है और किसके किसके मध्य होती है, आप लोग कमेंट करके बताइए तो। आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक, इसके बाद सहायक संधि 1798, ये डेट कई बार पूछ चुका है। फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, ये तारीख, ये डेट कई बार पूछ चुका है। कब होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, 1885 में होता है। आईएनसी की स्थापना कब होती है, आईएनसी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड 1885। ठीक है, 1885। फिर उसके बाद कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन, कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1886 में। कब होता है, 1886 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में होती है, ढाका में होती है 1906 में होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मेरे नोट्स हैं, ठीक है? मेरे नोट्स हैं जो कि इंग्लिश में ही, हिंदी में नहीं है। आप लोग पढ़ना चाहेंगे, मैं कुछ एक सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, एनवायरनमेंट, मैं इनको कंप्लीट करा दूं तो आप इंग्लिश में, मैं बोलूँगा हिंदी में ही, मैं आप लोग को समझा दूंगा हिंदी में, लेकिन जो नोट्स है वो इंग्लिश में। मैं इतना समझा दूंगा कि आपको वो समझ में आ जाएगा। आप लोग पढ़ना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अगर दो, देखिए, एक दो कमेंट्स आए, चार कमेंट्स आए तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा फिर, क्योंकि फिर विरोध भी बहुत ज़्यादा हो कि मतलब हिंदी नाम है, यूपीएससी हिंदी, आप लोग इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुझे बवाल नहीं चाहिए। मैं किसी चीज़ का प्रॉमिस नहीं करूंगा आपसे, इसलिए। ठीक ना, अगर ठीक ठाक अगर मुझे मिले अगर कमेंट्स उस पर कि हाँ मतलब हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, आप पढ़ाइए, तब मतलब लगे, लगना चाहिए ना कि हाँ मतलब अगर मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए, कुछ लोग तो कंप्लेन भी करेंगे टीम के पास, है ना, कि हिंदी नाम है, यूपीएससी हिंदी और पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में। गजब लोग हैं भाई, ठीक ना, गजब लोग हैं, है ना। बहुत सारे जो नाम है, जैसे ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ठीक ना, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। बैट को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ठीक ना, क्रिकेट को क्या कहते हैं हिंदी में, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। स्टेडियम को क्या कहते हैं हिंदी में, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ठीक ना, बॉल को क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा।
लेकिन इंग्लिश में ही, हिंदी में ही सब कुछ चाहिए। ठीक है, और हिंदी भी ठीक से, मैं सही बताऊं, आप लोग देख लीजिएगा, मतलब हमसे डंके की चोट पे मुझसे लिख के ले लीजिए। जो लोग बोलते हैं ना कि इंग्लिश में क्यों पढ़ा रहे हैं, हमको तो हिंदी समझ में आती है, एक्चुअली उन लोग को हिंदी भी नहीं आती। एक्चुअली उन लोगों को हिंदी भी नहीं आती है। ठीक है, हिंदी लिखने के लिए दे देंगे एक पेज, तो उसमें कम से कम 20 शब्द वो इंग्लिश या उर्दू के लिख देंगे। हिंदी उनको आती ही नहीं है। वो जो बोलते हैं हम लोग उर्दू फारसी इंग्लिश सब मिला करके, ठीक, जैसे ये लिखते भी हैं कि इंग्लिश में क्यों पढ़ा रहे हैं, वो भी नहीं लिखेंगे। अंग्रेजी लिखने में उनको दिक्कत हो, अंग्रेजी नहीं लिखे, इंग्लिश में क्यों, वो भी इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक, तो उनको एक्चुअली हिंदी भी नहीं है। ठीक ना, वो पढ़ने वाले लोग नहीं होते। ठीक, मैंने आज तक कोई बच्चा ऐसा देखा नहीं है अपने जीवन में जो हिंदी मीडियम का हो और उसको इंग्लिश से इतनी समस्या हो। वो पता चल, अगर उसको नहीं आता है ना, उसको नहीं आता तो वो सीख लेगा। उसको नहीं आता है तो वो सीख लेगा हिंदी में नहीं। जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक ना, जिनको हिंदी बहुत अच्छी थी, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े, लेकिन जब वो क्लास 12 पास आउट हुए तो उनको ऐसा लगा कि बिना इंग्लिश के काम नहीं चलने वाला है, तो वो विरोध ना करके इंग्लिश सीख लिए। और आज सही बताऊं, ठीक ठाक, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बच्चे उनके सामने जो है खड़े नहीं होना चाहते, उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी है। ठीक ना, तो ये बहानेबाजी और चोट्टई जो है वो छोड़ो। ठीक, ये किसी काम नहीं आएंगे जीवन में। तो हो गया राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1886। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में की गई। कब की गई? ढाका में 1906 में की गई मुस्लिम लीग की स्थापना। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में। पृथक निर्वाचन का प्रारंभ कब किया गया था? 1909 में। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? 1925 में। भारतीय अखिल अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1927 में। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में। उसके बाद आंदोलन, कांग्रेस लीग समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था 1916 में। होम रूल आंदोलन 1916, असहयोग आंदोलन 1920, मोपला आंदोलन 1921, सर्वदलीय सम्मेलन 1928। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1929, नेहरू रिपोर्ट 1928, पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929, कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931, सांप्रदायिक अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत जिसको बोलते हैं 1932, पुना पैक्ट 1932, वेवेल योजना 1945। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। ठीक ना, नहीं अभी तो ये डेट्स और हैं, इनके साथ साथ हम लोग एक टॉपिक और कंप्लीट करेंगे जहाँ से हर वर्ष एक प्रश्न आ रहा है सुभाष चंद्र बोस से। अभी ये आया था आरओ में भी एक प्रश्न आया था उससे, इंडोनेशिया वाला जो था। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915। कब हुआ था? 5 नवंबर 1915। जलियन वाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन 27 अक्टूबर 1919। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927। भारतीय जेल जल सेना अधिनियम 1927। भारतीय शासन अधिनियम 1935। कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937। मुक्ति दिवस 1939। मुक्ति दिवस 1939। अगस्त प्रस्ताव 1940। क्रिप्स मिशन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। सीआर फार्मूला 1944। वेबल योजना 1945। एक टॉपिक छोटा सा और है, इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। सुभाष चंद्र बोस और आईएनए की स्थापना। तो आप लोग अगर नोट्स पढ़ना होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, अगर 25-50 कमेंट नहीं आएंगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब ये मत ज्ञान देने आइएगा वहां पे सर एक बच्चे को भी अगर लाभ होता है तो सर आपको ये काम करना चाहिए, प्लीज, नहीं कर पाऊंगा, है ना। एक बच्चे के लाभ के लिए मैं कर दूंगा, वो एक बच्चा आए आए कोचिंग पे मिले मेरे से जो है, दे दूंगा नोट्स अपने, ठीक ना, ले जाके पढ़ो। ठीक, ठीक ना। सुभाष चंद्र बोस और आईएनए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था?
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? कटक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कटक में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, 1939 में की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने, ठीक ना। आईएनए की स्थापना, तो स्थापना मोहन सिंह ने, और ये मानसिक पुत्र, या पूछे आपसे जो इसके मानसिक पुत्र, यानी सबसे पहले जो है किसके दिमाग में ये चीज उपजी थी, तो वो थे ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा, ठीक ना। फिर आईएनए की स्थापना कब हुई थी? 1942 में, ठीक ना। तत्कालीन मलय में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक ना। आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस ने इसमें सक्रिय सहयोग दिया था, ठीक ना। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ पे था? रंगून या फिर यंगून जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक ना। यह अस्तित्व में कब आया आजाद हिंद फौज? 1943 में। इसके जो महत्वपूर्ण सदस्य थे, ठीक है ना, वो लोग कौन थे? राशिद अली, शहनवाज, पीके सहगल, जबकि बीसी दत्त इससे नहीं जुड़े थे, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े तथा आईएनए आंदोलन में शामिल थे शीलभद्र याजी, इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन शामिल थे, कौन नहीं शामिल थे, इनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा भी इन्होंने ही दिया था। नेताजी ने महिला रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना की थी, ठीक ना, महिला रेजिमेंट के रूप में, जो कि आजाद हिंद फौज का हिस्सा था एक। नेताजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास। स्वतंत्र भारत का अंतरिम सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी, ठीक ना, इनके कहने पे ही की गई थी अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा। नेताजी ने निकोबार द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा था। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संबोधित किया गया था। आजाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है। आईएनए के कुछ सैनिकों को 7 वर्ष का कारागार हुआ, जिसमें थे कौन थे शामिल? राशिद अली। अब लाल किला मुकदमा, मुकदमे का सामना जिन्होंने नहीं किया था? मोहन सिंह। जबकि जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ऐसे जिन्होंने इसकी पैरवी नहीं की थी, और करने वालों में कौन थे? भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कैलाश नाथ काटजू। आजाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी जिन्हें आजाद हिंद फौज से जिन्होंने जिनका जुड़ाव था, जो संबंधित थे, वो थे शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। तो ये था आपका जो है आज का जो रिपीटेड डेट था, और ये एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पक्का आ रहा है, तो मैंने सारे रिपीटेड क्वेश्चन को एक साथ करके मैंने जो है चीज़ों को आपको समझा दिया। तो जो स्ट्रेटजी बताई है आप लोग उसको फॉलो कीजिए, आपको पक्का आपको लाभ। ठीक ना, आज के लिए इतना ही।